पंचम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। आप सबने कल का पाठ देख लिया होगा। कुछ पूछना? सभी शब्द की सिद्धियां हो गई? ठीक है। व्रातेन जीव, यहीं से है ना? व्रातेन जीवति, व्रातेन अर्थ आप लोग कर सकते हैं। जो शब्द में जो विभक्ति है वो आपके समर्थ विभक्ति के निर्देश के लिए है। तस्मात् प्रातिपदिकात्, तृतीया समर्थात् व्रातपदिकात् जीवति इत्येतस्मिन् अर्थे खं प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीया समर्थ वात प्रातिपदिक से जीवति इस अर्थ में खं प्रत्यय होता है। व्रातेन जीवति इति व्रातीनः, इससे पहले भी आया था ना, व्रात किसे कहते हैं? नाना जातीयाः अनियत वृत्तयः उत्सेध जीविनः संघाः व्राताः। पहले भी आ चुका है कि नाना जातीयाः यानी भिन्न भिन्न जाति वाले हैं, अनियत वृत्तयः जिनकी कोई वृत्ति निश्चित नहीं है कि आज हमको यही करना है या यही करना है, ठीक है ना। और उत्सेध जीविनः, उत्सेध जीवी मतलब शारीरिक श्रम है ना, उत्सेध मतलब शारीरिक श्रम, तो शारीरिक परिश्रम। और उनकी कोई निश्चित वृत्ति नहीं है कि हम बढ़ाई का ही काम करेंगे, ठीक है ना, या प्लम्बर का ही काम करेंगे, या कुछ जिसको आप कह सकते हैं जैसे जो मतलब पहाड़ी मनुष्य हैं, ठीक है, या फिर और जो मतलब जो मजदूर वर्ग के लोग हैं कि जब जिधर लगा दिया इधर के काम में लगा दिया, इधर लग गए, उधर ढोने में लगा दिया, उधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उधर लग गया। और भिन्न भिन्न जाति वाले भी हैं, ये नहीं कि किसी एक ही जाति के हैं, तो भिन्न भिन्न जाति वाले हैं। अनियत वृत्तय, उनकी वृत्तियां भी निश्चित नहीं है, वृत्ति मतलब कार्य उनके निश्चित नहीं है। उत्सेध जीविनः यानी जो शारीरिक श्रम करके जीने वाले हैं, उनके संघ को क्या कहा जाता है? व्रात कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में आप जिनको मजदूरें बोल सकती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो व्रातीना में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। व्रात आगे ख को इन हो करके व्रातीना बन जाएगा। साप्तपदीनम सख्यम, साप्तपदीनम प्रथमा का एक वचन, सख्यम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है ख तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यादि। साप्तपदीनम इति निपात्यते सख्ये वाच्य। साप्तपदीनम यह निपातन किया जाता है यदि सखित्व भाव कहा जा रहा हो। सख्य शब्द कैसे बनेगा? अभी पढ़ा आपने। सख्य शब्द कैसे बनेगा? सख्योर यह नहीं, सख्योर यह। हाँ, कम से कम वहाँ तक दिमाग पहुँचना चाहिए कि क्या प्रत्यय हो सकता है। तो सख्योर यह है ना, उससे बन जाएगा यहाँ पर। तो यदि सख्य कहा जा रहा हो तो सप्तभी पद ही अवाप्यते इति साप्तपदीनम। निपातन में क्या होता है? व्युत्पत्ति इत्यादि भी जो इष्ट होती है उसी अनुसार निपातन की व्युत्पत्तियाँ अथवा विग्रह होते हैं। तो सप्तभी पद ही अवाप्यते, साप्तपदीन कैसे बनेगा? विग्रह क्या करोगे? 7 पदों के द्वारा होता है ना। सप्तपदी के कदम पाणी ग्रहण विवाह संस्कार में सप्तपदी एक विधि होती है, तो वो सप्तपदी विधि जो होती है, तो जब सप्तपदी विधि संपन्न हो गई सप्तभी, और उसको मतलब कदम रखने की उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, तो उस कर्म को क्या कहा जाएगा? साप्तपदीनम सख्यम। मतलब इनका जो सख्य है, इनकी जो मित्रता है वो साप्तपदी ने यानी सप्तपदी के कदम रख करके प्राप्त की हुई है, यानी विवाह संस्कार के द्वारा। सख्यम जनः साप्तपदीनम आहुः, ठीक है ना। तो तात्पर्य शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उसको क्या कहेंगे? मतलब इनके जो सख्य, इनका जो साथ में रहना है वो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार सप्तपदी के कदम रख करके मंत्रोच्चार पूर्वक फिर इनका ये रहना है, इसलिए साप्तपदीनम। समझ में आ गई बात? तो निपातन क्या होगा? वही प्रत्यक्ष निपातन हुआ, तो सप्तभी पद ही अवाप्यते, ऐसा उसमें करके आपने समास करके और ख प्रत्यय कर लेंगे, साप्तपदीनम बन जाएगा। हयंग वीनम संज्ञायाम, हयंग वीनम प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन।
संज्ञायां विषये हय्यंग वीनम इति निपात्यते। संज्ञा विषय में हय्यंग वीनम यह शब्द निपातन किया जाता है। कुछ सुना हुआ लग रहा है आप लोगों को? हय्यंग वीनम क्या होता है? कभी सुना हय्यंग वीनम? नहीं देखा है? ये संस्कृत न बोलने का परिणाम है। हय्यंग वीनम मक्खन को कहते है ना, मक्खन की घृत की ये संज्ञा है। यह आपके उसकी संज्ञा है। यो गोदोहस्य विकारः इति हय्यंग वीनम। जो एकदम ताज़ा मक्खन ताज़ा घृत होता है उसको हय्यंग वीन कहते हैं। तो यो गोदोह शब्द के स्थान पे हियंगु आदेश, यो गोदोह शब्द के स्थान पे हियंगु आदेश निपातन से होगा। ख प्रत्यय होगा। तस्य विकार है इस अर्थ में। तो यो गोद मतलब कल के दूध का, मतलब कल का जो दूध था उसको जमा करके जो मट्ठा बना, उससे जो मक्खन निकला और जो घृत बन गया, बस उसी को क्या कह देंगे? हय्यंग वीनम है। तो अपना जो घृत का पात्र था पहले उसमें लिखा हुआ था हय्यंग वीनम पात्रम। तो बिल्कुल ताज़ा घी है, उसके लिए कहा जाता है। मक्खन देखा आप लोगों ने? कहाँ पर? अच्छा, ठीक है। तो सिद्धि कैसे हो जाएगी? हियंगु आदेश होगा, आगे ख प्रत्यय, वृद्धि होकर के हय्यंगु और गुण से गुण, अवादेश हय्यंग वीनम। तस्य पाकमूले पील्वादिकरणादिभ्यः कुणब्जा हचौ। पिल्वादिभ्य नहीं, पील्वादिकरणादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, कुणब्जा हचौ प्रथमा का द्विवचन। पाकश्च मूलं चैति पाकमूलम। ध्यान रखना यहाँ पे षष्ठी नहीं अपितु द्वंद्व समास है। पाकश्च मूलं चैति पाकमूलम तस्मिन् पीलु आदिर्येषां ते पील्वादयः, कर्ण आदिर्येषां ते कर्णादयः। अर्थ करेंगे, षष्ठी समर्थ विभक्ति ले लेंगे। तस्य इति षष्ठी समर्थेभ्यः, फिर पिल्वादिभ्य बोल रहे हो, पील्वादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यं पालमूलयोः अर्थयोः कुणप जाहच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। ठीक है ना। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात्, षष्ठी समर्थ पीलवादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों से, ठीक है ना, किस अर्थ में? पाक और मूल अर्थों में, क्रमशः पाक और मूल अर्थों में कुणप और जाहच ये दो प्रत्यय होते हैं। तो कुणप प्रत्यय होगा पीलू पीलवादी शब्दों से पाक अर्थ में, और जाहच प्रत्यय होगा कर्णादियों से मूल अर्थ में। तो पाक मतलब पकना और मूल मतलब मूल, स्पष्ट शब्द। पीलूनाम पाकः इति पीलुकुणः, पाक अर्थ में कुणच प्रत्यय हुआ कुणप, तो पीलुकुणः। करकंधूनाम पाकः इति करकंधुकुणः, पीलू नाम के फल हैं, है ना। वैसे वैशेषिक दर्शन में पीलू जो है वो परमाणु के लिए कहा गया है। पीलू पाक, पिठर पाक, है ना। पीलू मतलब परमाणु, पिठर मतलब संघात, तो वहाँ पर पीलू शब्द का अर्थ परमाणु है। किंतु यहाँ पर जो पीलू शब्द है तो उसका अर्थ क्या है? फल। तो पीलू फलों का पकना। करकंधु, करकंधु माने क्या होता है? बेर, है। तो बेरों का करकंधु पाकः, तो करकंधू नाम पाकः इति करकंधु गुणः। और कर्णस्य मूलमिति कर्णजाहम, कान के नीचे का ये जो भाग है ये तो कर्ण का मूल हो गया, तो कर्णजाहम। और अक्षणः मूलमिति अक्षिजाहम, तो आंख का मूल कहाँ है? ये इधर नासिका की ओर जो है ये दोनों, तो इसको क्या कहेंगे? अक्षिजाहम, तो उसका जो मूल। तो सिद्धि में तो कुछ भी विशेष नहीं है, है ना। पीलू नाम पीलू आम, आगे कुण प्रत्यय करके पीलू कुण, वृद्धि इत्यादि की तो कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर।
पित होने से अंतोदात अनुदात्त होगा गुण, और पीलू उसके बाद फिर उदात्त होकर के बन जाएंगे। तो विशेष कोई सिद्धि में नहीं है, उसके मूल के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ से तस्य मूले की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जाएगी, तस्य की और मूले की, पाक की नहीं जाएगी। अर्थ पक्षात तिह, पक्षात पंचमी का एक वचन, तिह प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात पक्ष प्रातिपदिकात मूले अभिधेये तिह प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ पक्ष प्रातिपदिक से मूल अर्थ में ति प्रत्यय होता है। पक्षस्य मूलमिति पक्षतिः, पक्ष का मूल, ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं उसका मूल यानी जो पहला वो क्या है, प्रतिपदा। तो पक्षतिः प्रतिपद, प्रतिपद को कहेंगे पक्षतिः, यानी प्रत्येक पक्ष की जो पहली तिथि है वही पक्ष का मूल है, तो पक्षतिः बन जाएगा। तेन वित्तश्चुंचुक चणपौ, तेन तृतीया का एक वचन, वित्तः प्रथमा का एक वचन, चुंचुक चणपौ प्रथमा का समास करिए। चुंचुक च चणप चैति चुंचुक चणपौ इतरेतद् बंधु। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् वित्तः इत्येतस्मिन् अर्थे चुंचुक चणप इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः परौ च। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से वित्तः, वित्त अर्थात प्राप्तः, इस अर्थ में चुंचुक और चणप प्रत्यय होते हैं। तो वित्तः ज्ञातः विदज्ञाने, विद्यया वित्तः इति विद्या चुंचुः, विद्या के द्वारा जो प्रसिद्ध, विदज्ञाने से वित्तः बना तो ज्ञातः है ना, प्रसिद्धः, तो विद्या से जो प्रसिद्ध है, विद्या के द्वारा जिसको लोग जानते हैं, मतलब ये विद्या में बहुत निपुण है। अलग अलग प्रसिद्धि के अलग अलग कारण होते हैं ना, कोई विद्या के रूप में कोई प्रसिद्ध है, कोई धनवान के रूप में प्रसिद्ध है, कोई संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध है, कोई कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जिसको जिसके द्वारा लोग जानते हैं उससे प्रत्यय कर देंगे। तो विद्यया वित्त इति विद्या चुंचु विद्या चणः। केश ही वित्त, कोई अपने बालों से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, बड़े लंबे अच्छे बाल हैं, तो केश चुंचु केश चणः। सिद्धि में कुछ कठिनता, विद्या आगे चुंचुक विद्या चुंचु चण चण। विनयभ्याम नानायौ न सह, हाँ समास करिए। विश्च न चैति विनय ताभ्याम विनयभ्याम, और नाच नाय चैति नानायौ। विनय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम ना नाय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः न सह इत्येतस्मिन् अर्थे। वि तथा नय प्रातिपदिक से क्रमशः ना और नाय प्रत्यय होते हैं। न सह, न सह मतलब साथ नहीं, यानी एक साथ, साथ नहीं यानी अलग अलग, साथ नहीं यानी अलग अलग, इस अर्थ में प्रत्यय होगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उदाहरण क्या है, विना नाना, इसी से बनता है। तो वी से न प्रत्यय हो गया, नहीं वी से ना प्रत्यय हुआ तो विना, और अर्थ क्या हो गया अलग, और ना से नय प्रत्यय हो गया तो नय है, नाय होने से वृद्धि हो जाएगी तो नाना, उसका भी दोनों, तो अर्थ दोनों का एक ही है किंतु शब्द और प्रत्यय अलग अलग है। वे शालच छंकटचौ, वे पंचमी का एक वचन, हाँ द्विवचन। शालच्च शंकटच्च इति शालच छंकटचौ। वि प्रातिपदिकात् शालच शंकटच इत्येतौ प्रत्ययौ भवता। वि प्रातिपदिक से शालच और शंकटच प्रत्यय होते हैं। वि में ही उसका अपना अर्थ निहित है। तो विगते श्रृंगे इति विशाले और विगते श्रृंगे इति विशंकटे, मतलब बड़े सिंह। विशाल शब्द बनता है इसी से होता है, वि शब्द से शालच प्रत्यय हो गया। तो सिंह है तो दो हैं, तो विशाले श्रृंगे विकटे विशंकटे श्रृंगे हो गया। और वैसे यदि तो विशालः प्रासादः, तो विगतः करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषेण गतः, मतलब विशेष रूप से जो बड़ा है, प्रसिद्ध है, इससे विशाल शब्द बनता है। ये अभी इधर सारे ऐसे ही शब्द आएंगे। संप्रोदश्च कटच, अच्छा दूसरी बात क्या होती है कि जो उपसर्ग होते हैं
तो उपसर्ग आने से अर्थ बदलते हैं ना, तो जो उपसर्ग आने से जो अर्थ बदलते हैं वो उपसर्ग में निहित रहते हैं, तो उपसर्ग में अपने अर्थ विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी उपसर्ग से आप जैसे कर रहे हैं, वी से करेंगे अथवा आगे सम से करेंगे, तो उसके अंदर वो अर्थ आप वो अर्थ को लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो जो उपसर्ग होते हैं वो धात्वर्थ के विशेषक, तो दोनों बातें होती हैं इसके, उसमें दोनों बातें मानी जाती हैं कि जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है या तो वो उपसर्ग का होता है और या फिर वो धातु में रहता है, उपसर्ग उसको केवल द्योतित करता है। तो जहाँ द्योतन पक्ष होता है वहाँ द्योतन पक्ष है, यहाँ पर तो उपसर्ग जो है वो अर्थ को कह रहा है इस रूप में। यहाँ पर तो धात्वर्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया, तो वो धात्वर्थ उपसर्ग का माना जाएगा, और जहाँ धात्वर्थ स्पष्ट कह दिया जाएगा वहाँ वो धात्वर्थ धातु का अर्थ होगा, उपसर्ग उसको क्या करेगा, केवल विशेषित करेगा। तो ये दोनों पक्ष उपसर्गों के लिए माने जाते हैं। तो आगे इस सूत्र में भी ऐसे ही चलेगा। समच प्रश्च उच्चैति संप्रोत तस्मात् संप्रोदः, तो संप्र उत वि है ना, वे की अनुवृत्ति आएगी अब इसी सूत्र तक। तो संप्र उत वि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कटच प्रत्यय परश्च भवति। संप्र उत वि प्रातिपदिकों से कटच प्रत्यय होता है और अर्थ हम उन्हीं उपसर्गों में ले लेंगे। तो चलिए बनाइए, है ना। तो संप्राप्तः इति संकटः, प्रकटः प्रकर्षेण प्राप्त इति प्रकटः, उत्कटः और विकटः। तो सम्मुख प्राप्त जो भी दुख इत्यादि आ गया एकदम से, तो वो क्या हो गया आपका संकट। तो सम कटच चकित संज्ञा समकट नश्चब्दांत से झली और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण लग करके बन जाएगा संकटः। प्रकट विशेष रूप से सामने आ जाना, प्रकट हो जाना, तो प्रकटः। विकटः उत्कटः, सब शब्द सुने हुए ना, संकट प्रकट विकट उत्कट, तो इन सब का मूल यहाँ से बन रहा है। अवात कुटारच, अवात कुटारच प्रथमा का एक वचन, अव प्रातिपदिका कुटारच प्रत्यय भवति कटच, है ना, अव से कुटारच और कटच, तो अवकुटारम और अवकटम। तो अवकुटारम का अर्थ हो गया नीचे का भाग। नते नासिकायाः संज्ञायां टीट नाटच भ्रटच, नते, हाँ षष्ठी का एक वचन, टीटच नाटच भ्रटच इति टीटच नाटच भ्रटच। अर्थ करेंगे अनुवृत्ति और इसमें अवात की, अवात कुटारच से यहीं तक आएगी। अर्थ होगा सूत्र का अवशब्दात नासिकायाः संबंधिनी, अवशब्दात नासिकायाः संबंधिनी नते अभिधेये, ठीक है ना। संज्ञायां विषये टीटच नाटच भ्रटच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। अवशब्द से नत अभिधेय हो, किंतु नत मतलब झुकना, किसका झुकना, नासिका संबंधी। तो नासिका संबंधी यदि नत अभिधेय हो रहा हो तो क्या हो जाता है, ये प्रत्यय होंगे। तो नासिकायाः नतम इति अवटीटम अवनाटम अवभ्रटम, झुकी हुई नाक। अवटीटम का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे नाक अलग अलग है ना, नाक के सबके अलग अलग, किसी की चिपटी होती है, किसी की आगे से झुकी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की ऊंची होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे से झुकी हुई नाक, उसको क्या बोलेंगे, अवटीटम। और अब उसके साथ से मनुष्य को भी कहने लग गए अवटीटः अवनाटः अवभ्रटः, इस प्रकार से तो पुरुष भी कहलाने लग गया। तो नासिकायाः नतम अर्थ ये रहेगा और अब उपसर्ग से प्रत्यय कर लेंगे। नेर्बिडज बिरी सचौ, नेह पंचमी का एक वचन, बिडज बिरी सचौ द्विवचन, बिडच्च बिरी सच इति बिडच बिरी सचौ। नासिका नते नासिकाया की अनुवृत्ति आ रही है, 33 तक जाएगी, यानी अगले सूत्र तक। निशब्दात् नासिकायाः नते अभिधेये बिडच बिरी सच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः संज्ञायां। नासिका संबंधी नत अभिधेय हो तो नि शब्द से बिडच और बिरीसच प्रत्यय होंगे
संज्ञा विषय में। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, नासिकायाः नतम इति निबिडम निबिरीसम। इसका भी अर्थ वही हो गया, झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई नासिका वाला पुरुष। तो उसके लिए कितने सारे शब्द आ गए, अवटीटः, अवनाटम, अवभ्रटम, निबिडम, निबिरीसम। तो उस समय भी इस तरह की नाक होती ना सभी लोग, चाइना में, तिब्बत इत्यादि में। तो अब वो सब तो एक ही था और महर्षि ने सारा उसका भ्रमण किया ही था। तो जहाँ जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को सिद्ध किया है। इनच पिटच चिकचिच, इनच पिटच प्रथमा का एक वचन, चिकची लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्यपदम। नते नासिकाया की अनुवृत्ति आ रही है, निर्बिडट से नी की भी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ करेंगे हम लोग सूत्र का। नासिकायाः नते अविधेये निशब्दात् पिटच इनच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः, तत्संनियोगेन च यथा संख्यम निशब्दस्य चिक ची इत्येतौ आदेशौ भवतः। फिर से अर्थ बोलिए, नासिकायाः अविधेये निशब्दात् पिटच इनच प्रत्ययो भवतः, इनच पिटच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः, तत्संनियोगेन च यथा संख्यम निशब्दस्य चिक ची इत्येतौ आदेशौ भवतः। जब इनच रहेगा तो चिक और जब पिटच रहेगा तो ची, ये आदेश होंगे। उदाहरण क्या बनाएंगे हम लोग, नासिकायाः नतम इति चिकिनः चिपिटः। चिपटा बोलता है ना, चिपटी नाक। तो इससे पता पड़ता है मतलब झुकी नाक, चिपटी नाक के लिए सब शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो नि शब्द से आपने क्या किया, इनच प्रत्यय किया और उसको चिक आदेश कर दिया। तो चिक इन चिकिनः और चिपिट चिपिटः। तो झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई नासिका वाला पुरुष। तो चिकिनः चिपिटः, ये सारे शब्द आपके बने। उपाधिभ्याम त्यकन्ना सन्नारूढ़योः, उपाधिभ्याम सारा एक साथ लपेट दिया। त्यकन प्रथमा का एक वचन, आसन्नारूढ़योः सप्तमी का द्विवचन। प्रत्यय तो ढूंढ लिया करो उसमें। उपश्च अधिश्चैति उपाधिताभ्याम आसन्नंच आरूढ़श्चैति आसन्नारूढ़ौ तयोः आसन्ना। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनुवृत्तियाँ इसमें किसी की भी नहीं है। उप अधि इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम यथा संख्यम आसन्न आरूढ़ इत्येतयोः अर्थयोः त्यकन प्रत्ययः भवति संज्ञायाम विषये। कहते हैं उप अधि शब्दों से आसन्न और आरूढ़ अर्थ में त्यकन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो पर्वतस्य आसन्नम इति उपत्यका। आसन्न और आरूढ़ अर्थ में वर्तमान जो उप और अधि शब्द। तो आसन्न मतलब समीप और अधि मतलब आरूढ़, तो आरूढ़ अर्थ में होना चाहिए। तो पर्वतस्य आसन्नम इति उपत्यका और पर्वतस्य आरूढ़म इति अधित्यका। तो पर्वत की चोटी और पर्वत की खाई दो चीज़ें होती हैं। तो जो पर्वत के समीप जो तराई है वो उपत्यका हो गई, और जो पर्वत की चोटी हुई वो क्या हो गई, अधित्यका हो गई ना। तो चोटी की संस्कृत क्या हो गई, अधित्यका। पर्वतस्य आरूढ़म, जो पर्वत पर चढ़ी हुई है तो वो तो हो गई अधित्यका, और जो पर्वत के समीप जो नीचे तराई बह रही है वो क्या हो गई आपकी उपत्यका। हाँ, उसको मतलब खाई भी बोल सकते हैं। तो पहाड़ और अधित्य वही पहाड़ का जो मतलब पठार वगैरह होते हैं, भूगोल में आप लोगों ने शब्द सुने भी हैं। तो पठार और तराई, इसके लिए शब्द प्रयुक्त होंगे। तो सिद्धि कैसे होगी, पर्वतस्य आसन्न में तो अर्थ दर्शाने के लिए किया, उप शब्द से त्यकन प्रत्यय होगा। अच्छा, जब ये त्यकन इत्यादि प्रत्ययों का विधान कर रहे हैं, यहाँ उप इत्यादि के उपसर्ग संज्ञा नहीं है, क्योंकि उपसर्ग संज्ञा केवल क्रिया के योग में होती है। यहाँ क्रिया का तो योग है नहीं, इसलिए उपसर्ग संज्ञा यहाँ पर नहीं है। तो पर्वतस्य आसन्नम तो उपत्यकन, उपत्यक स्त्रीलिंग में क्या हो गया, उपत्यका और अधित्यका। कर्मणि घटोठच, घटः घटः अठच एक वचन।
सप्तमी समर्थात् कर्मन् प्रातिपदिकात् घटः इत्येतस्मिन् अर्थे अठच् प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ कर्मण प्रातिपदिक से घट अर्थ में अठच् प्रत्यय होगा। कर्मणि घटते इति कर्मठः पुरुषः। कर्मठ शब्द ऐसे बनता है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि पंचम अध्याय में एकदम प्रसिद्ध शब्द जो आपके हिंदी में एकदम समाविष्ट है उन पे ध्यान देना है। अच्छा, ये शब्द ऐसे बन गया, संकट, विकट, उत्कट, प्रकट, संप्रोदश्च कटच। तो कर्मणि घटते, घटते यानी घट में क्या धातु है? घट, घट चेष्टायाम। क्या है? घट चेष्टायाम, चेष्टा करना। तो कर्मणि घटते इति कर्मठः पुरुषः, जो हमेशा कर्म के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे तो कर्मठ कहते हैं। बहुत कर्मठ है मतलब हमेशा कर्म करने में जो तत्पर है, चेष्टावान पुरुष। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। कर्मन आगे अठच टी भाग का लोप करके कर्मठ बना लेंगे। तदस्य संजातम तारकादिभ्य हितच। बहुत लंबी चौड़ी वो हो गई। समास करिए। तारक आदिर ये शामते तेभ्यः तारकादिभ्यः। अर्थ करेंगे सूत्र का। संजात समानाधिकरणेभ्यः। क्या है? प्रथमा समर्थेभ्यः तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे इतच प्रत्ययः परश्च। संजात समानाधिकरण वाले है ना, प्रथमा समर्थ तारकादि प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में तच प्रत्यय होगा। तारकाः संजाताः अस्य इति तारकितम नभः। इससे बड़े सारे शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर देखो, तारकाः संजाताः अस्य, संजात समानाधिकरण हो गया, तारकादि प्रथमा समर्थ हो गया, अस्य षष्ठ्यर्थ में क्या हो गया? इतच प्रत्यय है। तो जब आकाश में तारे आ जाते हैं, तारकाः संजाताः, कि तारे हो गए आकाश में, तो तारकितम नभः, जिसको आप कहते हैं कि तारों से भरा आकाश, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या शब्द देंगे? तारकितम नभः। पंडा संजाता अस्य इति पंडितः पुरुषः। पंडा मैंने बुद्धि, बुद्धि हो गई है जिसको, वो हो गया पंडित। विवेक बुद्धि जिसको उत्पन्न हो जाए वही कहलाता है पंडित। पुष्पाणि संजातानि अस्य इति पुष्पितः वृक्षः। पुष्पित बोलते हैं ना, पुष्पित, फलित। फलानि संजातानि अस्य इति फलितः वृक्षः। अब वो अस्य षष्ठ्यर्थ को कौमुदी देखिए किसमें शहतूत फल गए क्या हैं? अभी नहीं हुआ है, और जब तक होगा तब तक शहद कट भी जाएगा। ठीक है, तो फलानि हो गया क्या? फलानि संजातानि अस्य, जिस फल के षष्ठ्यर्थ को कहने में हो रहा है इसलिए पुल्लिंग हो गया, तो वो हो गया फलितः वृक्षः, पुष्पितः वृक्षः। मुद्रितम पुस्तकम, है ना, मुद्रा संजाता अस्य, है ना, मुद्रा जिसकी हो गई है उसको क्या कह दिया? मुद्रा मतलब आकृति, यानी जिस पुस्तक ने, जिन विचारों ने क्या कर लिया है? आकृति ले ली है अकारादि वर्णों की, वो क्या हो गई? वो मुद्रित पुस्तक हो गई। तो इसलिए मुद्रितम पुस्तकम। तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं, तारकितम, नभः, फुल, फलित, पुष्पित, ठीक है, उन सब शब्दों में क्या प्रत्यय होता है? इतज प्रत्यय होता है तारकादिभ्य से। तो यदि ये सूत्र आपको प्रथम, यदि आपको अष्टधी पक्के, ये सूत्र पक्के हैं, तो आपको शब्द तुरंत अपने आप याद में आएंगे। अच्छा, इसमें ये प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय भी स्पष्ट है, शब्द भी स्पष्ट है। आज का पाठ हम यहीं पर रहने देते हैं, शेष पाठ आगे के सूत्रों में